मिहिर वोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। मिहिर, ईटी नाउ स्वदेश पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आप आजकल ग्लोबल मैक्रोज डेटा में काफ़ी डीप डाइव कर रहे हैं। जिस हिसाब से यूएस बिग टेक मेल्ट हो रहा है, नेटफ्लिक्स 20% गिर गया, जो एक फैंसी बनी हुई थी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कंज्यूमर कंपनीज की ग्लोबली, और बिग टेक एक अनडिफिटेबल टाइप की इमेज बन गई थी, वहाँ से थोड़ा सा डेंट तो आया है और उसी के दबाव में ग्लोबल मार्केट्स और इंडिया भी आ रहे हैं। आपको लगता है कि ये एक नॉर्मल करेक्शन है, वहाँ पे वैल्यूएशन आगे बढ़ गई थी इसलिए एक नॉर्मल करेक्शन प्ले आउट हो रहा है? बाजार के बड़े दिग्गज जैसे बॉपोस्ट सेथ क्लामन ने भी कल बोला बहुत वैल्यूएशन आगे बढ़ गया और हेजेस लेने का टाइम है। आपका क्या व्यू है? ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। आपने सही कहा, मेन कॉज जो था वो वैल्यूएशंस की वजह से जो फ्रॉथ बना हुआ था, खास करके ये जो लॉकडाउन प्लेस थे, कोरोना प्लेस थे, जैसे कि जो इंडोर्स में जो करते हैं स्ट्रीमिंग सर्विसेज थे, ऑनलाइन शॉपिंग था, पेलियोटॉन आपने देखा होगा जो इंडोर एक्सरसाइज मशीन बनाती है, वो कंपनी 80% डाउन हो गई है। तो ये जो कोरोना लिंक प्लेस थे काफी काफी टेक लिंक थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज करके जो इनेबलमेंट किया था कंपनीज ने लास्ट 2 साल में, उसकी वजह से काफी स्पेंडिंग भी हुई थी आईटी में। और उसकी वजह से हमने देखा था कि जो एक टेक्नोलॉजी की कॉर्पोरेट एज वेल एज कंज्यूमर डिमांड थी वो काफी बढ़ चुकी थी। बट अब तो हम कोरोना से बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे करके। तो ये जो फैंसी, जो ज्यादा फैंसी प्लेस हो गए थे कोरोना लिंक्ड एंड द टेक लिंक प्लेस, उसमें वैल्यूएशंस काफी ओवरशूट हो चुके थे, उसकी वजह से ये ग्लोबल करेक्शन आ रही है। और दूसरी ऑफ कोर्स बड़ी वजह है इन्फ्लेशन। और तीसरी बड़ी वजह है कि धीरे धीरे करके जैसे नॉर्मलाइज करेंगे तो ये फेडरल रिजर्व यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने जो वेरी इजी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई थी वो भी ग्रेजुअली विड्रॉ हो रही है। तो एक तो अल्ट्रा लूज वैल्यूएशंस, अल्ट्रा लूज फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी, विड्रॉल ऑफ लिक्विडिटी ग्रेजुअली, हाई वैल्यूएशंस हम बोले, एंड प्लस जो कमोडिटी प्राइस हैं वो अभी भी इन्फ्लेशन को फीड कर रहे हैं। तो ये 2-3 फैक्टर्स की वजह से जो हम देख रहे हैं वोलेटिलिटी और शार्प करेक्शन हुई है। बिल्कुल। लेकिन फंडामेंटली अगर हम देखें, मिहिर, मॉर्निंग टू यू, तो इस समय खासकर जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं उन पर आपका व्यू क्या है? बिकॉज सडनली देयर सीम्स टू बी 2-3 फैक्टर्स हैं जहां पर अनसर्टेनिटी है। एक तो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस जो कॉन्स्टेंटली यूक्रेन को लेकर चल रहा है, वो यूएस में इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स जो हैं, वो इन सब के बीच आपका आउटलुक क्या है ओवरऑल ग्लोबल हेडविंड्स पर इस समय? जी, तो जैसे हम हमारे जो पिछले 1-2 इंटरेक्शंस हुए हैं उसमें मैंने बताया था, 2 साल से हम जो इंडिया के लिए जो इंडियन मार्केट्स में जो हम प्ले कर रहे थे, ओवरवेट थे या बुलिश थे, वो ग्लोबल लिंक सेक्टर्स थे, जैसे कि आईटी, फार्मा, एक्सपोर्टर्स हैं, इवन ऑटो एंसिलरीज वगैरह जो थे, जहाँ पे ग्लोबल डिमांड को लिंक करके काफी अच्छी सेल्स हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी। इसमें फिर चाइना प्लस वन वाली स्ट्रेटेजी भी आ जाती है, जहाँ पे लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज कमिंग अवे फ्रॉम चाइना एंड इनटू इंडिया एंड अदर कंट्रीज। तो ये जो ग्लोबल जो आउटवर्ड लुकिंग सेक्टर्स थे उसमें हम ज्यादा बुलिश थे। लेकिन जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अब जो है बेस्ट ऑफ द फिस्कल एंड मॉनेटरी स्टिमुलस इन द वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो शायद पीक हो चुका है, वो द बेस्ट इज ऑलरेडी पास्ट अस। अब इंक्रीमेंटली रेट्स बढ़ने ही है, इंक्रीमेंटली लिक्विडिटी ग्लोबली जो है वो कम होनी है। फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट इंक्रीमेंटली फ्लैट होएगी और फिर उसके बाद ड्रॉप करेंगे। ओनली क्वेश्चन के 6 महीने में करेंगे, 12 महीने में करेंगे, बट ये होना ही है। तो जो बेस्ट कंडीशंस थी ग्रोथ की और लिक्विडिटी की इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ग्लोबल वर्ल्ड, वो अब हो चुकी है। इंडिया में हमने ऐसा कोई बड़ा फिस्कल स्टिमुलस किया नहीं था, हमारे पास रिसोर्सेज भी कम थे और हम टारगेटेड जो था किया था, तो कंपेयर टू वेस्ट में जितना स्टिमुलस किया था हम इंडिया ने काफी कम किया था। तो हमें ये लगता है कि अब जो है बारी है इंडिया के ग्रोथ की, क्योंकि रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अब जो नेक्स्ट 2 साल आएंगे उसमें इंडिया की ग्रोथ बेटर दिखेगी, क्योंकि हम अभी भी काफी डोमेस्टिक डिमांड लिंक्ड इकोनॉमी है, उसमें डोमेस्टिक कंजम्पशन भी आ जाता है, डोमेस्टिक कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ जाता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो है हमारी जो साइकिल है अब शुरू हो रही है, और बेस्ड ऑन द डोमेस्टिक एंड गवर्नमेंट स्टेप्स, डिमांड एंड कंज्यूमर एंड गवर्नमेंट स्टेप्स, तो अब हम जो है डोमेस्टिक सेक्टर्स में ज्यादा बुलिश है। आईटी अभी भी सेक्टर तो अच्छा कर रहा है, लेकिन जो हमारी प्रेफरेंस है वो पहले से थोड़ी कम है अभी आईटी में।
लेकिन अगर एक बात आपसे एक और चीज समझना चाहेंगे कि चाहे ग्लोबल क्यूज अभी फेवरेबल ना दिख रहे हो, हेडविंड्स और हम एक सेल ऑफ देख रहे हैं, लेकिन अगर आप ग्लोबली इंडाइसेस को कंपेयर करें तो निफ्टी में अभी भी कोई खास करेक्शन नहीं आई है। आप हैंग सेंग कॉस्पी एशियन मार्केट्स के दूसरे इंडाइसेस को देखें, नैस्डैक को देखें, वहां पर 13-20% का अपने 52 वीक से फॉल देखने को मिल चुका है। अगर ये करेक्शन अगर आई भी है तो इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ हेल्दी करेक्शन। व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? अभी भी इमर्जिंग मार्केट्स में चाहे भले ही एफआईज इस वक्त सेल ऑफ कर रहे हो, लेकिन ये जो ट्रस्ट फैक्टर है वापस जल्दी लौट सकता है। आप इस बात से कितना मानते हैं? देखिए, इंडिया को तो एफआईआईज प्रेफर करते ही हैं हमेशा। तो मुझे ये नहीं लगता कि स्ट्रक्चरली कभी एफआईआईज इंडिया पे नेगेटिव हो सकते हैं। इंडिया में जो एफआईआई सेलिंग हमने जो देखी है लास्ट 2 या 3 महीने में, वो बेसिकली रिलेटिव वैल्यूएशंस के लिंक ही थी। आपने देखा होगा नवंबर दिसंबर में जब इंडिया वाज अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स लास्ट ईयर, अभी भी 1 ईयर बेसिस पे देखें तो अभी भी हम वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स ग्लोबली हैं। तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से हमारे जो रिलेटिव वैल्यूएशंस थे कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स, कंपेयर टू सम ऑफ द डेवलप्ड मार्केट्स, वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो चुकी थी। तो हमने जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेज है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, उन्होंने इंडिया के रिलेटिव बेसिस पे डाउनग्रेड करे थे। तो उसकी वजह से एफआईआईज का जो थोड़ा एसेट एलोकेशन है वो अवे फ्रॉम इंडिया इनटू अदर चीपर मार्केट्स गया है, और उसकी वजह से हम इंडिया में आउटफ्लोज देख रहे हैं लास्ट 2-3 महीने से फॉरेनर्स का। बट स्ट्रक्चरली तो एफआईआईज हमेशा पॉजिटिव रहते ही हैं। लास्ट अगर 20-25 साल की हिस्ट्री देखें तो 2 या 2.5 साल ऐसे होंगे जिसमें एफआईआईज ने नेट सेलिंग करी है, अदरवाइज तो एवरी ईयर एफआईआईज की हमेशा बाइंग रहती है। तो मुझे नहीं लगता ये कोई स्ट्रक्चरल स्टोरी का चेंज है। इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी तो अभी भी इंटैक्ट है। पॉकेट्स ऑफ ओवर वैल्यूएशन अभी भी है। फॉर एग्जांपल, अगर अब मुझे पूछे तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स में आई एम लेस कंफर्टेबल। लार्ज कैप्स अभी भी वैल्यूएशंस में रिलेटिवली रीजनेबल है। मिहिर, अगर आप कुछ फ्लेवर शेयर कर सकते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियोज में किस तरह के इंक्रीमेंटल ट्वीक्स कर रहे हैं, जो माइनर चेंजेस आप कर रहे हैं। आपने बताया एक तो इम्पॉर्टेंट बात कि मिड कैप स्मॉल कैप से आप थोड़ा सा अभी साइड में बैठे हुए हैं, बट लार्ज कैप यूनिवर्स में भी इतना कुछ हो रहा है। बैंक्स में पीएसयू वर्सेस प्राइवेट, एनर्जी, न्यू एनर्जी कंपनीज आ रही हैं आगे, उसमें भी काफ़ी कुछ हो रहा है। हालांकि लोग अर्निंग्स मॉडल अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं न्यू एनर्जी प्लेस का, चाहे वो रिलायंस हो, अदानी हो, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, बट स्टिल। तो कुछ अगर आप फ्लेवर दे सकें कंज्यूमर में, आप क्या कर रहे हैं? तो देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया कि डोमेस्टिक इकोनॉमी की रिवाइवल एंड साइक्लिकल अपटर्न की जो प्लेज होती हैं उसमें हम ज्यादा बुलिश हैं। उसमें कंजम्पशन भी आ जाती है और इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाती हैं। तो सबसे बड़ा सेक्टर जो बेनिफिट होता है साइक्लिकल अपटर्न से वो तो फाइनेंशियल्स ही होता है, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ बिना क्रेडिट ग्रोथ के तो कॉर्पोरेट इंडिया ग्रो नहीं कर सकती। तो जो काफी स्लो क्रेडिट ग्रोथ हमने देखी है लास्ट 1-1.5 साल से, वो स्लोली रिकवर हो रही है। और हमें लगता है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में क्रेडिट ग्रोथ और भी पिकअप होगी। तो एक बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में तो डेफिनेटली डोमेस्टिक इकोनॉमी रिवाइवल का फायदा होता ही है। तो ये एक सेगमेंट है जहाँ पे पॉजिटिव है। दूसरी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, ये जो सेगमेंट है उसमें एक तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का फायदा हो रहा है। गवर्नमेंट अभी भी सपोर्ट दे रही है जितना हो सकता है उतना इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग ऑन कंस्ट्रक्शन, हाईवेज एक्सेट्रा। रियल एस्टेट सेक्टर रिवाइव हो रहा है, डिमांड अच्छी दिख रही है, क्योंकि आईटी सेक्टर्स वगैरह जो व्हाइट कॉलर जॉब्स अच्छी क्रिएट हो रही हैं अर्बन इंडिया में। तो वो कंस्ट्रक्शन लिंक सेगमेंट्स में अच्छा दिख रहा है। एंड प्लस ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स तो नीचे आए हैं 2 साल में, तो एक जो रिवाइवल है हाउसिंग की उसके लिंक भी अच्छी खासी हो रही है। दूसरी इन्वेस्टमेंट डिमांड जो आ रही है वो कॉर्पोरेट इंडिया से आ रही है, जो गवर्नमेंट अग्रेसिवली पीएलआई स्कीम्स रोल आउट कर रही है, इन्वेस्टमेंट्स को इंसेंटिवाइज कर रही है। तो मुझे लगता है जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का जो थीम है, चाइना +1, पीएलआई, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, उसकी वजह से भी अच्छी एक्शन आ रही है ऑन द ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक जो इंफ्रा कैप गुड्स कंस्ट्रक्शन का जो पैक है, जो इंडस्ट्रियल्स हम कहते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग, उसमें भी अच्छी ट्रैक्शन आ सकती है और वैल्यूएशन अभी इतने एक्सपेंसिव नहीं हुए हैं। तो ये एक सेकंड लेग हो गया डोमेस्टिक डिमांड का। और थर्ड लेग है जो डिस्क्रेशनरी है, जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, उसमें हमने अभी भी काफी स्लगिशनेस देखी है। बट जैसे इनकम लेवल्स बढ़ती हैं, प्रोस्पेरिटी बढ़ती है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एसी नहीं बिकेंगे, कार नहीं बिकेंगी, रेफ्रिजरेटर नहीं बिकेंगे। तो वो सब जो है वो तो स्ट्रक्चरल एक इंडिया की डेमोग्राफिक स्टोरी हमेशा रहेगी। कोरोना की वजह से थोड़ी डिस्ट्रप्शन हो चुकी है, बट ये तो कोर थीम हमेशा रहेगी इंडिया के लिए, जो कंज्यूमर लिंक्ड डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स है वो।
मिहिर, दो स्टॉक्स, आई मीन दो सेक्टर्स की अगर हम बात करें, एक तो ऑटो, क्योंकि वहाँ पर उम्मीद ये भी बनी हुई है कि बजट में भी इनफैक्ट अब ख़ास तौर से जो ई व्हीकल्स है उस पर हो सकता है कुछ पॉजिटिव कमेंट्री आए, एंड अदरवाइज ऑल्सो जो आपने कहा कि कुछ हद तक जो कंजम्पशन है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो एक सेक्टोरल आउटलुक आपका ऑटो पर और दूसरा आईटी पर, जहाँ पर हमने ऑलरेडी थोड़ी सॉफ्टनेस वैल्यूएशंस में आते हुए देखी है, थोड़ा सा पोस्ट रिजल्ट्स भी हमने देखा है कि लार्ज कैप्स में भी हमने करेक्शंस देखे हैं। इन दोनों सेक्टर्स पर आपका व्यू इस समय क्या है? तो ऑटो में देखिए काफी अलग अलग सेगमेंट्स हैं। तो अगर ब्रॉडली पैसेंजर्स कार्स का देखें तो उसमें वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि 2 साल की 2.5 साल की ऑलमोस्ट हम बोले तो 3 साल की अंडर परफॉर्मेंस करी है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, मार्केट में, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। एक तो बड़ी जो रीजन है वो लोगों को लग रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी तो ऑटो डिमांड का क्या होगा, जो ट्रेडिशनल ऑटो मेकर्स है उसका। बट उसका तो आंसर सिंपल है कि जो अगर ईवी आएगी तो भी बड़ी स्लो तरीके से आएगी, इन द सेंस के इंक्रीमेंटल ऑन अ लो बेस ग्रोथ अच्छी दिखेगी, बट ऐसा नहीं होगा कि 20% ऑफ द कार मार्केट विल बिकम ईवी इन द नेक्स्ट 2 years। इतनी कैपेसिटी नहीं है और इतनी अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो एक सिक्लिकल अपटर्न जो आएगा और आ रहा है वो तो डेफिनेटली जो कार सेगमेंट है उसके लिए बेनिफिशियरी है, तो हम उसमें पॉजिटिव हैं। टू व्हीलर्स में जो रेट ऑफ डिसरप्शन हो रही है ईवी की वजह से वो फास्टर है, तो टू व्हीलर्स पे हम इतना पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज हमें लग रहा है कि वहां पे इलेक्ट्रिक डिसरप्शन काफी फास्ट हो सकती है। और बाकी जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसमें तो ईवी का कोई ऐसा थ्रेट है नहीं। वहां तो जैसे ही कमर्शियल व्हीकल्स की सिक्लिकल डिमांड आती है और हम देख रहे हैं ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड डिमांड आ रही है, तो उसमें भी पॉजिटिव है। और फोर्थ सेगमेंट जो हम कहें तो ट्रैक्टर्स हैं, उसमें रूरल इकोनॉमी की अभी जो स्लगिशनेस है वो शायद 2 क्वार्टर्स 3 क्वार्टर्स में ठीक हो जाएगी, तो मुझे लग रहा है ट्रैक्टर्स में भी अभी नहीं लेकिन 2 या 3 क्वार्टर्स के बाद अच्छी रिवाइवल देख सकते हैं हम। मिहिर, स्टॉक मार्केट एक रिफ्लेक्शन ही है कि रियल लाइफ में लोग क्या सोचते हैं। अब आप एक कंपैरिजन अगर देखें कि नेटफ्लिक्स में इतनी बड़ी फॉल आई क्योंकि सब्सक्राइबर बेस कम होंगे, यानी थिंग्स आर गोइंग टू बैक टू नॉर्मल। अब शायद ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लोग नहीं देखना चाहेंगे, पीवीआर जाकर मॉल्स में जाकर मूवीज देखना चाहेंगे। सो दैट मीन्स लाइफ इज गोइंग बैक टू नॉर्मल नाउ। अब हम वो जो 2 साल का जो कोविड एरा था उससे अब वापस आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कौन से नए थीम्स इमर्ज हो सकता है या फिर पुराने थीम्स कौन से रिवाइव हो सकते हैं? देखिए ओपनिंग अप थीम तो शॉर्ट टर्म में रहेगी, जैसे कि होटल्स है, मल्टीप्लेक्स है, आपने बताया। लेकिन लॉन्ग टर्म में तो मुझे लग रहा है कि ये जो डोमेस्टिक रिवाइवल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, रियल एस्टेट ग्रोथ की जो थीम है वो ही काफी अंडरवैल्यूड है और काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रही हैं। तो इट्स हाई टाइम दैट थीम एक्चुअली बिकम्स मेन स्ट्रीम। तो डोमेस्टिक जो रिवाइवल की हमने जो बात करी तो दैट शुड बी द बिगर थीम। बट दूसरी जो है जो पीएलआई लिंक्ड थीम्स हैं वो भी काफी नेक्स्ट 5 years में काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी, और उसमें काफी सारे सेगमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे बड़ा है, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, और भी सेगमेंट में गवर्नमेंट इज ओपन टू इंट्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर सेक्टर्स इनटू दैट। तो ये जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का जो थीम है, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया का थीम है, वो भी एक बड़ा थीम रहेगा। आई थिंक एक आपने इसके पहले आईटी के बारे में भी पूछा था, वो मैं आंसर करना भूल गया था। आईटी का ये है कि ग्लोबल डिमांड अभी भी अच्छी है, लेकिन शायद अगेन जैसे हमने डिस्कस किया है, जो बेस्ट ऑफ द फिस्कल स्टिमुलस, बेस्ट ऑफ द डिमांड फ्रॉम द यूएस इज प्रोबेबली पास्ट अस। तो नेक्स्ट 1-2 साल ग्रोथ तो अच्छी रहेगी आईटी सेक्टर में, लेकिन रिलेटिवली स्पीकिंग वैल्यूएशंस बहुत थोड़े एक्सपेंसिव हो चुके हैं, क्योंकि मार्च 2020 से आज तक अगर देखें तो आईटी सेक्टर हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर। तो रिलेटिव वैल्यूएशंस में अभी हमें लगता है कि आईटी जो एक्सपोर्टिंग सेगमेंट है, आउटवर्ड लुकिंग सेगमेंट है, उससे फायदा तो होगा, लेकिन डोमेस्टिक सेगमेंट में ज्यादा जूस है। तो while we continue to like IT, as I keep saying, we like it a little less पहले से। ऑफ कोर्स इसकी अपील जो है एक मोमेंट वो जो है अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस और बिग टेलविंड बिहाइंड, परहैप्स वो इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो गया है। मिहिर, मैं अभी जस्ट मोमेंट्स बैक अनीश जी की कमेंट्री देख रहा था, एमएनएम के जो ग्रुप सीईओ हैं, और वो कह रहे हैं कि सप्लाई चेन इश्यूज जो हैं वो इम्प्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट 2 साल इंडियन ऑटो स्पेस के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। इसी से मैं
एक कॉर्ड ज्वाइन करता हूँ, मैं कल एक HSBC की रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो बोल रहे हैं कि 20 ईयर्स में, नेक्स्ट 20 ईयर्स में वो देखते हैं कि ईवी कैन बिकम अराउंड 1/3 ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट, जो ऑलरेडी बेस बढ़ रहा है। अब इसकी लाइट में आपको लगता है कि ऑटोमोबाइल स्पेस में मार्केट ने ऑब्विचुअली लिख दी थी एक तरीके से, वैल्यूएशन 2-3 साल या मैं तो कहूँगा 8-9 साल से नंबर्स फ्लैटन थे और वैल्यूएशन भी 2-3 साल में स्टक हो गए थे। आपको इस समय रिस्क रिवॉर्ड कैसा नजर आता है उस स्पेस का, पैसेंजर व्हीकल्स, टू व्हीलर्स एज वेल एज सीवी स्पेस में? बिल्कुल, तो जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब किया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो ईवी की थ्रेट पैसेंजर कार्स में है वो है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में पूरा माहौल चेंज हो जाएगा। इट विल हैपन बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो पैसेंजर कार सेगमेंट है उसकी वैल्यूएशंस रिलेटिवली अट्रैक्टिव हो चुकी हैं रिलेटिव टू द मार्केट, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी आर आल्सो पॉजिटिव ऑन दैट सेगमेंट। और टू व्हीलर्स में मुझे लग रहा है वैल्यूएशंस चीप है, लेकिन जो थ्रेट है वो ज्यादा इमीडिएट है, वहां पे डिसरप्शन फास्ट आ सकती है, इसलिए हम इतने पॉजिटिव नहीं है। एक ये जो इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न्स बनी हुई हैं, हालांकि आरबीआई ने लगातार अपनी पॉलिसी में ये कहा है कि उनका स्टांस अभी भी अकोमोडेटिव रहेगा और इकोनॉमी को अब भी सपोर्ट की ज़रूरत है। ये जो रेट की ट्रैजेक्टरी है उस पर आरबीआई को आप कब और कितना मूव करता देख रहे हैं इस कैलेंडर ईयर में? हमें लग रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आरबीआई का रवैया डेफिनेटली चेंज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो लिक्विडिटी नॉर्मलाइजेशन का तो प्रोसेस शुरू हो ही चुका है, तो डायरेक्शन तो बड़ी क्लियर है। तो हमें लग रहा है 1 या 2 रेट हाइक्स ये साल में आ सकते हैं। ऑलराइट, बिल्कुल मेर, ऐसे में व्हाट वुड बी योर व्यू, क्योंकि हम देख रहे हैं कि न्यू एज स्टॉक्स या फिर फिनटेक कंपनीज की स्पेशली बात करें, उसमें हाल ही में जो लिस्ट हुए स्टॉक्स उनमें अच्छी खासी करेक्शन अब आ चुकी है। इसके बाद आपको लगता है कि यहाँ पे भी क्योंकि प्राइमरी मार्केट्स जब ये लिस्ट होना था, पेटीएम जैसे स्टॉक्स यहाँ पर FIs, FPI इसका बहुत पैसा भी गया प्राइमरी मार्केट्स में, लेकिन अब वहाँ पर एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। आपको लगता है कि फिनटेक कंपनीज अब अट्रैक्टिव हैं, या फिर पर्टिकुलरली पेटीएम अब आपको लगता है कि इन लेवल्स पर अट्रैक्टिव है, या अब भी आपको इसका बिजनेस मॉडल नहीं समझ आता और जिसके चलते शायद यू वुड लाइक टू अवॉइड दिस स्टॉक? स्टॉक स्पेसिफिक तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन इन जनरल देखिए 2 या 3 चीज बड़ी बड़ी जो है एक फ्रेमवर्क की तरह हम रखें तो इट विल बी यूजफुल गाइडलाइन टू हाउ टू प्ले इन दी स्टॉक्स। एक तो सारे जो न्यू एज कंपनीज है वो एक ही सेक्टर में नहीं आते, कोई कंज्यूमर में है, कोई फाइनेंस में है, कोई टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस में है, कोई बैंकिंग में है। तो देयर आर मेनी डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स। तो सारे बिजनेस मॉडल्स को एक ही ब्रश से पेंट करना थोड़ा मुश्किल है। कई कैश बर्निंग है, कई ऑलरेडी कैश पॉजिटिव है, प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं। तो अगेन वहां भी डिफरेंस है कि भाई कैपिटल किसको चाहिए और कैपिटल और ऑलरेडी प्रॉफिटेबल कौन है। तो ये एक फ्रेमवर्क है। दूसरा हमने ये देखा है कि टिपिकली जो ये इंटरनेट या ऑनलाइन गेम होती है, तो उसमें जो विनर टेक्स ऑल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव टू बेसिकली आइडेंटिफाई द बिजनेस मॉडल्स व्हिच आर गोइंग टू बी द विनर इन दिस, और वहां पे डिस्प्रोपोर्शनेट कैपिटल एलोकेशन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही सेगमेंट में हमने 3 या 4 कंपनीज ले ली, बिकॉज ऐसा नहीं होगा। एक कंपनी विनर होगी और वो 80-90% मार्केट शेयर लेके जाएगी और रिमेनिंग विल कंटिन्यू टू स्ट्रगल। तो एक विनर टेक्स ऑल वाला जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। और थर्ड जो है, हमें जो आइडेंटिफाई करना है कि जो सेगमेंट में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है उसकी एड्रेसेबल मार्केट क्या है। क्योंकि काफी टाइम जो वैल्यूएशंस होते हैं वो ऐसे अपसर्ड हो जाते हैं कि एड्रेसेबल मार्केट से भी काफी ज्यादा वैल्यूएशंस में ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। जब मार्केट